नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज है 14 सितंबर और आज से ही आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन इस भर्ती के सिलेबस को समझने वाले हैं। भाई सिलेबस का एक एक शब्द कि कहां से प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप सबके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि यार आरआरबी एनटीपीसी की जगह आई है, अच्छी खासी जगह है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, क्यों ना आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे जाए। फिर सवाल उठता है मन में, तो पढ़ें क्या भाई, क्या क्या पूछा जाता है। सबने कह दिया कि देखिए 40 नंबर की जीएस आनी है और 30 नंबर की मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग। अब मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, साइंस में प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, टॉपिक क्या क्या होंगे। आमतौर पर कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा होता नहीं है कि आप कह दें कि भाई ये टॉपिक पूछे जाएंगे और पूरा के पूरा पेपर उन्हीं टॉपिक से आ जाए। आमतौर पर कुछ 2-4-10 प्रश्न तो बाहर ही आ ही जाते हैं, तो वो ठीक है, अलग चीजें हैं। लेकिन सामान्य पेपर जहां से बनेगा, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस आधिकारिक सिलेबस को अपन समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि भाई ये आरआरबी क्या है, एनटीपीसी क्या है, सीबीटी क्या है, इन सब पहलुओं पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए आरआरबी क्या है। भाई आरआरबी आपने नाम सुना होगा इसका, जैसे यहां से लिखते हैं आरआरबी, आरआरबी रिक्वायरमेंट है ना, सुना। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इसको कहते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। रेलवे का अपना बोर्ड है जो भर्ती करता है, जो रिक्वायरमेंट निकालता है, तमाम पदों के लिए आरआरबी भर्ती कराता है। तो आरआरबी ने ये वैकेंसीज निकाली हैं। अब प्रश्न जो है वो है एनटीपीसी को लेकर। क्या एनटीपीसी क्या है भाई, एनटीपीसी, एनटीपीसी इसका नाम एनटीपीसी का आप अलग अलग जगहों पर सुनते आए होंगे। जैसे एनटीपीसी का एक मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आपने ये नाम बहुत ही ज्यादा सुना होगा, बेहद पॉपुलर नाम है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हो सकता है बातों बातों में ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, तो आप चाहें अपनी सुविधा अनुसार इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 या 1.5 में देख लीजिए। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फिर आपको सिलेबस की तरफ कभी नहीं देखना पड़ेगा, सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। अभी ये तो अपन भूमिका बना रहे हैं भाई, एनटीपीसी क्या है, बहुत लोगों से पूछ जाते हैं एनटीपीसी की जगह आई, एनटीपीसी है क्या, कहते रेलवे की जगह। तो रेलवे में क्या की जगह तो आप कह देते स्टेशन मास्टर की हैं, टीसी की हैं, सीसी की हैं और दुनिया गुड्स गार्ड की हैं, ये सब चीजें बता देते हैं। लेकिन एनटीपीसी का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं होता है। जिन लोगों को पता होता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप लोग सुन लीजिए, है ना। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या इसकी वैकेंसी आई है? नहीं भाई, ये तो ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। तो फिर वैकेंसी क्या की आई है? तो वैकेंसी जो आई है वो आई है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। जो जिस एनटीपीसी का अपन फॉर्म भरने वाले हैं उसका जो फुल फॉर्म है वो नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पॉपुलर और कैटेगरी, ये वैकेंसी साहब आई हैं, इसका अपन फॉर्म भरने वाले हैं और इसके लिए अपन तैयारी करने वाले हैं, इसकी अपन जो है परीक्षा देने वाले हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, रेलवे में टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हैं, अभी फॉर्म भरे थे, परीक्षा नहीं हुई है, तो वो ए नॉन टेक्निकल है। इतनी बात आप समझ गए। कल को आपसे कोई पूछ ले, आपको खुद को अपने आप को ही जवाब देना पड़े कि भाई एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनटीपीसी का ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। नॉन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है, जो कोयले से जहां बिजली बनती है उससे संबंधित है। और जो एनटीपीसी है जिसकी अपन फॉर्म भर रहा है, जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, ये है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके सीबीटी बन के लिए अपन सिलेबस को देखने वाले हैं, सिलेबस को समझने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि इसमें जीके जीएस जो आती है वो 40 नंबर की आती है और मैथ रीजनिंग 30-30 नंबर की आती है। कुल मिलाकर यह परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होती है और उस परीक्षा के लिए आपके पास 90 मिनट का समय होता है। अब देखिए यहां से अपन देखते हैं मैथ, गणित को लेकर। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको गणित पढ़ना पसंद होता है, मैथ लगाना, मैथ में बहुत उनके इंटरेस्ट होता है।
तो वो उनके लिए मैथ बहुत आसान होता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जिन लोगों की मैथ में रुचि नहीं होती है, जिनको मैथ पढ़ना पसंद नहीं होता है, उनके लिए मैथ सबसे कठिन टॉपिक होता है। तो ये तो अपने अपने राम हैं, जो जिसको जिस प्रकार से सोचता है वो उसी हिसाब से चलता है। लेकिन अपन तो इसके टॉपिक देखने वाले हैं कि भाई मैथ में किन किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे। बहुत ही सीमित मैथ आरआरबी में पूछा जाता है एनटीपीसी के लिए। देखिए, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, अगर इनको यहां लिखते जाएं तो शायद उचित रहेगा। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बाद जो अगला टॉपिक आता है इसमें वो है दशमलव। जब बाद में समझाएंगे तो ये थोड़ा सुविधाजनक होगा लिखना। दशमलव के बाद देखिए भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, अनुपात समानुपात। कितने हो गए? 5 हो गए। इन 5 टॉपिक में से क्या आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा जो आपकी समझ के बाहर हो, जो आपने पढ़ा नहीं हो? इनके प्रश्नों के लेवल हाई हो सकते हैं लेकिन टॉपिक वही हैं। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया जाए ना तो ये एनटीपीसी का पेपर, जिसको पूरा देश कहता है बहुत कठिन है भाई पेपर, 1/3 की माइनस मार्किंग है, उस माइनस मार्किंग को भी अपन समझेंगे। लेकिन ये प्रश्न पेपर जो है वो आसानी होता है। इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपन ने पढ़े हुए हैं, बस प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। अधिकारी रैंक है भैया, लेवल तो ऊपर होगा ही। अनुपात समानुपात हो गए। इसके बाद देखिए प्रतिशतता, परसेंटेज, और आगे देखें आयतन, समय और कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य। कोई भी टॉपिक अभी तक तो आपको ऐसा मिला नहीं है मेरे विचार में जो आपको आपने पढ़ाना हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। समय और कार्य के बाद देखिए समय और दूरी। भाई रेलवे की परीक्षा देने वाले हैं आप, तो क्या वो रेलवे वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते होंगे जिसमें एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, पुल की लंबाई इतनी है, इतनी स्पीड से जा रही है तो कितने समय में पुल को पार करेगी, एक ट्रेन जा रही है दूसरी विपरीत दिशा से आ रही है, ये सब प्रश्न क्या बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं? ट्रेन का पेपर, रेलवे का पेपर दे रहे हैं आप तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, बाकी ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको अपन सिंपली ब्याज लिख लेते हैं। ब्याज के बाद देखिए लाभ हानि, लाभ हानि के आगे चलें तो अलजेब्रा, और ज्यामिति, त्रिकोणमिति। इसके बाद जो है एक और चीज इन्होंने लिख रखी है अन्य, ईटीसी। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि मैथ में ये कितने टॉपिक हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कम से कम 15-20 टॉपिक इन्होंने नहीं लिखे हैं। लेकिन ये जो अन्य लिख रखा है मतलब उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जिन 30 प्रश्नों के लिए लड़ाई है मैथ के, ये 30 प्रश्न आपके इन 15 टॉपिक से आएंगे। हो सकता है किसी से 2 प्रश्न आ जाए, किसी से 1 आ जाए, या इन टॉपिक का नाम लिखा होने के बाद भी किसी से 1 भी प्रश्न ना आए, तो इसके लिए क्लेम नहीं किया जा सकता, ये विचारणीय नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से ही पूछे जाएंगे, यह भी जरूरी नहीं है। आप बहुत बड़े स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, एनटीपीसी में अधिकारी बनना रेलवे में आम बात नहीं है। 8000 ही तो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन लेवल की, और टोटल मिला दें तो 11000 के आसपास होती हैं, और पूरा देश इसमें नौकरी पाना चाहता है। तो ये जो परीक्षा बनाई जाएगी वो आपको पास करने के लिए नहीं बनाई जाएगी कि उनका रिकॉर्ड अच्छा हो, कितने ज़्यादा लोग पास हुए हैं। नहीं भाई, ये परीक्षा आपको फेल करने के लिए बनाई जाएगी। काय के लिए बनाई जाएगी? परीक्षा आपको फेल करने के लिए बनाई जाएगी। हम इनके टॉपिक्स
की बात कर रहे थे कि 15 टॉपिक लगभग हो रहे हैं, क्या इनसे ही प्रश्न आएंगे? जरूरी नहीं है इनसे ही प्रश्न आए, लेकिन इनसे ही प्रश्न आएंगे इस बात की 80% तक गारंटी है। अगर आपने इन टॉपिक को क्लियर कर लिया तो मैथ में से कम आपके 25-26 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेवल थोड़ा हाई होता है। अब इन टॉपिक में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। अरे आते हैं कि नहीं आते हैं, हाँ या ना कह के बता दो एक बार। जैसे मान लो मुझे समय और दूरी बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने इसको किसी अलग कलर से अंडरलाइन कर लिया। ये मार्कर चल क्यों नहीं रही भाई? और जैसे ब्याज आता है तो मैंने इस पर टिक लाइन कर दी, लाभ हानि आती है इस पर टिक लाइन कर दी। अब मान लो मुझे एलजेब्रा नहीं आता है तो एलजेब्रा को मैंने अलग अंडरलाइन कर दिया। अब मेरा जो फोकस होना चाहिए वो एलजेब्रा पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है जो चीजें हमें पसंद होती हैं, जो हमें पढ़ना अच्छे से आता है, वो पढ़ने में हमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा नहीं है, अपन को पूरे ही टॉपिक क्लियर करने हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आपको जो टॉपिक सरल लगते हैं उनको अलग लिखें, जो एवरेज हैं उनको बीच में लिखें, जो कठिन लगते हैं उनको अलग लिखें। सरल पर आप कम ध्यान दें, जो मीडियम है आपके हिसाब से उनको ज्यादा आप उसी हिसाब से फोकस करें, और जो आपको कठिन लगते हैं उनके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, बहुत ज्यादा पढ़ाई करें। तो ये होगा मैथ के टॉपिक। 30 नंबर की मैथ आपसे पूछी जाएगी, 30 प्रश्न होंगे। परीक्षा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह परीक्षा जो होगी मतलब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर मैथ के, 30 नंबर रीजनिंग के और 30 नंबर होंगे जीके जीएस के, सामान्य अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता की। भाई कितने जागरूक हैं रेलवे को, यह भी तो जानना जरूरी है आपको। हो सकता है आपको इंटरनेशनल करंट से प्रश्न पूछ ले जाए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके आगे हम चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, पेपर के बारे में जान लेते हैं। 90 मिनट की यह परीक्षा होगी, 100 प्रश्न आएंगे और 100 ही नंबर की ये प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। रेलवे में सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो इसकी माइनस मार्किंग को लेकर है। 0.33 की माइनस मार्किंग, बहुत जबरदस्त माइनस मार्किंग, 0.33। मतलब अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और आपने वहां पर तुक्का लगा दिया तो ये तुक्का आपको 0.33 की माइनस मार्किंग में हानिकारक भी बैठ सकते हैं। अगर 1/4 की माइनस मार्किंग हो या इससे भी कम की हो तो चलो चल जाता है, लेकिन 1/3 की माइनस मार्किंग में तुक्का आपको बहुत पीछे ले जा सकते हैं। इसलिए यहां पर जो प्रश्न आप करें वो पूरे होश और हवास में करें। कई बार क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर अपन झेल नहीं पाते हैं और परीक्षा में गलती कर लेते हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग का क्या मतलब है? जैसे कि 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, आपने 100 के ही जवाब दिए। 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 के जवाब दिए, आपके 70 प्रश्न जो थे वो सही थे, 30 प्रश्न आपके गलत थे। तो अगर आपकी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर है, अगर आपके प्रश्न जो है सभी सही है, 70 सही है, तो आपको 70 नंबर मिलेंगे। अगर माइनस मार्किंग नहीं होती तो 70 नंबर मिल जाते। लेकिन यहां माइनस मार्किंग कितने की? आप कहेंगे 1/3 की। इसका मतलब है कि 10 नंबर, 10 नंबर, तो 70 में से 10 नंबर कम हो जाएंगे। हाथ में क्या आया? हाथ में आप कहेंगे 60 नंबर बचे। तो 70 नंबर ठीक थे, 60 नंबर में तो बहुत पीछे हो गए। इसलिए इस परीक्षा में आपको बहुत संभल कर जो है प्रश्न करने होंगे, क्योंकि कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा बहुत सरल सरल प्रश्न, बहुत सरल सरल प्रश्न जो हम उंगलियों पर कर सकते हैं वो गलत करके आ जाते हैं, गलत टिक लगाकर आ जाते हैं, गलत गोला भर के आ जाते हैं। तो ऐसे में यहां पर सावधान रहना भाई। एक तो 1 नंबर चला जाएगा और दूसरा दूसरे के नंबर में से भी सही प्रश्न को भी आधा कर देगा ये, है ना। इसलिए इसको बहुत संभल कर इस पेपर को करना होता है, और इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट ही इसका एकमात्र साधन होते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। आगे देखते हैं रीजनिंग। मुझे लगता है लिखने में बहुत ज़्यादा समय अपना निकल रहा है, तो रीजनिंग को फिर समझते हैं। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे अभी अपन ने मैथ में देखा कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे थे, अब आगे अपन जो है रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में देखिए तो एनालॉजी मतलब सादृश्यता परीक्षण, है ना। कंप्लेन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है गणितीय संक्रियाएं। वो होते हैं ना, किसी ए को प्लस कहा जाए, बी को माइनस कहा जाए, सी को डिवाइड कहा जाए, इस प्रकार से एक सीरीज बना रखी होती है और कहते हैं कि तो आप इसका सही आंसर बताइए। इनमें टाइम टेकिंग होते हैं और दिमाग खराब कर देते हैं, हालांकि आ तो जाते हैं, बहुत सरल भी होते हैं। इसके बाद देखिए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन मतलब समानताएं और भिन्नताएं, रिलेशनशिप, जैसे मेरे दादा के पुत्र के पिता फलाना ठिकाना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ब्लड रिलेशन टाइप के प्रश्न होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कॉन्सुलेशन स्टेटमेंट,
कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो डिसीजन मेकिंग जहां पर आपको परखा जाता है कि आपकी तत्काल निर्णय लेने की क्षमता क्या है। मैप में वो प्रश्न आते हैं जैसे आपसे कहा जाता है कि फलाने घर से निकलते ही उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं। दिशा परीक्षण, मैप, ये एक ही टॉपिक है। इसकी आप आगे हम देखें तो पजल, मतलब कि पजल तो बहुत भाई दिक्कत करती है। इसमें 5-7 प्रश्न एक साथ पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम रीजनिंग को बारीकी से देखें तो सभी टॉपिक रीजनिंग के जो हैं वो टाइम टेकिंग प्रश्न हैं, जो आपको समय अधिक लेंगे। और जो जीए के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जनरल अवेयरनेस के, वो हो सकता है आप बहुत कम समय में कर भी दें, लेकिन इन मैथ रीजनिंग के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इस समय से बचने के लिए आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, यही एकमात्र समाधान बचता है। तो रीजनिंग जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल की इसमें पूछी जाती है। आगे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जीके, जीएस, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो सामान्य जागरूकता, भाई आप कितने जागरूक हैं, प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। वो आपकी मेंटल कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनको आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप सिर्फ घर में बैठने वाले तो नहीं, कूप मंडूक तो नहीं है, या आप पूरे दुनिया की नॉलेज रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें इटली में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, यूएस में क्या हो रहा है, यूएस और कनाडा के बीच में कौन सी संधि हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में क्या हुआ है, हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो भारत में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं। नहीं भाई, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने जीती ये भी आपसे पूछा जाएगा, हाँ या ना। तो जो टॉपिक इसमें होते हैं वो कुछ ऐसे नहीं होते कि फिक्स होते हैं, बस बता दिया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम इसके टॉपिक बाकायदा पढ़ते हैं। देखिए, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दे। गेम्स एंड स्पोर्ट, अब आपको गेम्स एंड स्पोर्ट का मतलब ये नहीं है केवल नेशनल्स में जो अपने देश में मैच खेल रहे हैं किसी भी कैटेगरी के उनको ही आप समझें, नहीं भाई। जैसे हाल ही में पेरिस में हुआ है ओलंपिक, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे ओलंपिक से। इसके बाद पैरा ओलंपिक हुआ तो वहां से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर किसी प्रकार के खेल जैसे टेनिस वगैरह के जो भी कप होते हैं उन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, भारत का जो है कल्चर से आपके पूछे जाएंगे। और इंडियन लिटरेचर, मतलब भारतीय साहित्य। मूवमेंट एंड प्लेस ऑफ इंडिया। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, जो कि 10th लेवल तक की होगी। अब साइंस इन्होंने कह दिया है, साइंस का मतलब है कि आपसे बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से भी, और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या नाम है इसका, भौतिकी से भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने सिंपल साइंस कह दिया है। अब आप इस टॉपिक की गहराई को समझना, साइंस मतलब साइंस, ये नहीं कि फिजिक्स से कितने आएंगे, बायोलॉजी से कितने आएंगे, आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, है ना। चलिए और देखिए, ये लेकिन 10th लेवल के होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद देखिए, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब भारत का ही नहीं विश्व का भी भूगोल आपसे इस परीक्षा में पूछा जाएगा। न सिर्फ भारत का बल्कि समूचे विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? पूरे विश्व का आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। कल को आपसे पूछ लें कि बताइए पुर्तगाल की सीमा किस देश से नहीं लगती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आमतौर पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछ जाते। जैसे अभी मुद्दा चल रहा है रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का, तो यह पूछा जा सकता है कि बताइए यूक्रेन से कौन सा देश नहीं लगता है, या कौन सा देश नाटो का मेंबर है, कौन सा देश नाटो का मेंबर नहीं है, फलानी नदी किस देश से निकलती है, फलानी नदी किस देश में नहीं निकलती है, ये फलाना पर्वत कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, तो भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति और भारतीय राजतंत्र से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, तो भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का कौन सा विमान स्पेस में, मतलब भारत स्पेस के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है, इसरो है जो भारत का वो क्या कर रहा है, उसके आने वाले प्रोग्राम कौन से हैं। पिछला प्रोग्राम जो था जो फेमस हुआ जैसे चंद्रयान 3 है, तो ये प्रोग्राम जो थे वो क्या उनकी खासियत रही है, क्या उनके काम है, इस प्रकार से
साथ ही साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत ने जो प्रोग्रेस की है उससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, यूएन एंड अदर इंपोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन, जैसे यूएन तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो और हैं जैसे दक्षेस है, नाटो है, इन सभी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ब्रिक्स है, संघाई एससीओ है ना, संघाई कोऑपरेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब विश्व स्तर के आपको पर्यावरणीय मुद्दे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। ये जो लग रहा है जनरल अवेयरनेस, बहुत छोटी भाषा में लगती है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, कितने नंबर की है बोले साहब? बोले साहब ये तो 40 नंबर की है, लेकिन इस 40 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो मैथ रीजनिंग है ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। ये आपने 15 टॉपिक पढ़ लिए, रीजनिंग में भी 12-15 टॉपिक हो रहे हैं, तो आप जो है 60 नंबर में से 50 नंबर बड़े हंस के ला सकते हैं। लेकिन इस 40 नंबर की जीएस पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और इसमें से अगर 30 नंबर भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे घुमावदार प्रश्न आते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, देखा गया है। मैंने पहले भी कहा है कि ये परीक्षा जो है वो आपको पास करने के लिए नहीं है, ध्यान रखें, आपको तो उनसे लड़के पास होना है। ये परीक्षा आपको फेल करने के लिए बनाई जा रही है। 11,000 वैकेंसी है, 1 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं नौकरी के लिए। नौकरी की महत्वपूर्णता कितनी है वो तो आप जानते ही हैं। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, किसका निधन हुआ है, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है भारत में, रेलवे से कितना यातायात होता है, जहाज से कितना यातायात होता है, इन तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, और देखिए सभी प्रकार के सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के सभी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, और देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25, मतलब कि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को भी 40% अंक लाने होंगे, जबकि ओबीसी वालों को और एससी वालों को 30% और एसटी वालों को 25% अंक लाने इसमें अनिवार्य होंगे। मतलब ये 100 नंबर की जो परीक्षा होगी, इसमें से जनरल वालों के 40, ईडब्ल्यूएस वालों को 40, मान लीजिए किसी के भी 40 से ज़्यादा अंक नहीं आए तो परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, या उनको नौकरी चाहे पद खाली चले जाएं, लेकिन 40 से कम में वो लोग पास नहीं हो पाएंगे। यही ओबीसी और एससी वालों के लिए है। ओबीसी और एससी वालों के लिए कितने 30-30, जबकि एसटी वालों के लिए 25% कम से कम अंक लाना जो है वो अनिवार्य होगा। इस सिलेबस के अगर हम सामान्य निष्कर्ष की बात करें तो देखो, जीके, जीएस या जीए मतलब जनरल अवेयरनेस में तो है ब्रह्मांड, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप उसमें किसी भी प्रश्न के लिए श्योर नहीं हो पाते हैं कि आपको मतलब ऐसे टॉपिक देखिए ना, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ना सिर्फ इंडियन बल्कि वर्ल्ड लेवल की, साइंस के सभी टॉपिक, कृषि क्षेत्र के, पर्यावरण के, हर प्रकार के टॉपिक से आप, करंट अफेयर्स, दुनिया भर की चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे किस टॉपिक से आपको पता ही नहीं है। आप पता चले कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ें, बायोलॉजी से 1 प्रश्न आए, एक भी नहीं आए, आने को 5 आ जाएं। इसलिए जरूरी मुझे जो लगता है व्यक्तिगत में अगर आपको बताऊं तो भैया मेरे विचार में तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैथ और क्या नाम रीजनिंग। यहाँ आपको टॉपिक फिक्स हैं, इन 30 टॉपिक को आपने पढ़ लिया, मतलब 15 टॉपिक जो हैं वो मैथ के हैं और 15 टॉपिक हैं रीजनिंग के। इन 30 टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आपके 50 नंबर कहीं नहीं जा रहे। 50 नंबर का मतलब है 50+ प्रश्न करके आएंगे आप, 50+ प्रश्न करके आएंगे, और 50 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर है। अब बची आपकी जीएस, तो ऐसा नहीं है कि जीएस पढ़े नहीं साहब कठिन है, पढ़िए, मेहनत करिए, वो तो करनी ही है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस अगर आप यहाँ रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। बाकी जीएस भी पढ़िए, बेहतर ढंग से पढ़िए, 50 नंबर थोड़ी सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन के लिए तो आपको 75-80 नंबर चाहिए पड़ेंगे सीबीटी 1 में भी। और क्या, देश में 1 करोड़ लोग बैठे हैं नौकरी पाने के लिए, और बहुत सारे अभ्यर्थी संभवतः वो मुझे देख नहीं रहे होंगे, मुझे जो देख रहे हैं वो उनमें से होंगे जो पढ़ाई थोड़ी रुकी हुई थी उनकी, या फिर अभी शुरू करने वाले हैं, जो सालों से पढ़ रहे हैं इस पोस्ट के लिए,
वो तो मुझे देख भी नहीं रहे होंगे, तो उन लोगों की वजह से कट ऑफ जो है हाई जाती है। अब आप लोग इस चीज को लेकर निराश ना हो कि भाई यार वो तो सालों से पढ़ रहे हैं, हमने अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया, आप कह रहे पेपर कठिन आता है तो क्या करें, किसी और की तैयारी करें क्या? नहीं भाई देखो, ऐसा होता है कोई भी बर्तन हो उसमें पानी भरा जाए तो वो एक क्षमता तक ही भर सकता है। जैसे ये बोतल है, एक क्षमता तक ही इसमें पानी भरा जा सकता है, उससे ज़्यादा क्या इसमें पानी भरा जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो वही है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। सोना सबसे ज़्यादा तन्यता वाली धातु होती है, सबसे ज़्यादा किसी को ताना जा सकता है तो सोना होती है धातुओं में। तो इसका मतलब यह है कि क्या टूटती नहीं है कभी? नहीं भाई, जब क्षमता से अधिक आप उसको तान देंगे तो टूट जाएगी। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। मेरा MP पुलिस कांस्टेबल का पेपर पिछले साल दिया था मैंने, जो पास हुआ, क्वालिफाइड हुआ, फिजिकल उसका आने वाले समय में है। तो मेरी दौड़ नहीं आती थी, मेरी दौड़ 3 मिनट में आती थी। 2:45 तो पहले बेसिक टाइम होता था, उसमें भी मैं फेल हुआ। इस बार तो यह है कि नंबर है। तो जब मैं अपने दोस्तों से मिला, उन्होंने मेरे बेहतर ढंग से मेरा फिजिकल कराया, आज मेरी दौड़ 2:35 में आ जाती है। और जो दोस्त जिनकी 2:25 में आ रही थी, उनकी साल भर में, मेरी तो 3 मिनट से 2:35 में आने लगी। जिस 2:45 को मैंने कभी पास नहीं कर पाया, उससे भी 10 सेकंड कम में आ रही है। लेकिन जिनकी 2:25 में आती थी, उनकी आज भी 2:25 में आ रही है। जिन्होंने मेरी इतनी सुधार दी, क्या उन्होंने अपनी सुधार पाई? नहीं भाई। लेकिन एक क्षमता होती है, अगर उनकी 2 मिनट 25 सेकंड से 2 मिनट हो जाती तो फिर और थोड़े मेहनत करके वो ओलंपिक में भी जा सकते हैं। तो एक क्षमता होती है, आदमी वहीं तक काम कर सकता है। कोई भी बर्तन होता है उसमें उतना ही पानी भरा जा सकता है जितनी उसकी क्षमता होती है। तो वो जो सालों से पढ़ रहे हैं, जो महीनों से पढ़ रहे हैं, आप उनको लेकर दुखी ना हो। उनकी जितनी क्षमता होगी वो उतना सीख जाएंगे, हो सकता है आप उनसे कम समय में उनसे ज़्यादा सीख जाएं। इसलिए अपनी क्षमता पहचानिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।